नमस्कार, आप देख रहे हैं जेडी 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा की करेंगे, क्योंकि फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात के क्या मायने होंगे, क्या कुछ अमेरिका में डील हो सकती के बीच, इसको आगे डीकोड करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में बात गाजा को लेकर भी होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बाद नेतन्याहू ने भी हमास को चेता दिया है और सीधे तौर पे कहा है कि शनिवार से पहले बंधकों की रिहाई की जाए, नहीं तो जंग फिर शुरू हो जाएगी। इस मुद्दे पर भी डिटेल से आगे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में अमेरिका गाजा को लेकर बहुत सीरियस है। लेकिन दूसरी तरफ जेलेंस्की ने भी डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वो व्लादिमीर पुतिन को बातचीत के लिए मनाएं और उसके बाद वो सीज फायर के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा, इसको समझना होगा। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। फ्रांस के बाद अमेरिका के दौरे पर पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे पीएम मोदी। टैरिफ वॉर के बीच होने जा रही अहम मुलाकात। भारत अमेरिका के बीच हो सकती है डिफेंस डील। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्रांस के बाद अमेरिका के दौरे पर पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे पीएम मोदी। टैरिफ वॉर के बीच होने जा रही अहम मुलाकात। भारत अमेरिका के बीच हो सकती है डिफेंस डील। फ्रांस के बाद अमेरिका के दौरे पर पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस के बाद अमेरिका के दौरे पर पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे पीएम मोदी। टैरिफ वॉर के बीच होने जा रही है अहम मुलाकात। भारत अमेरिका में हो सकती है कि डिफेंस डील। फ्रांस के बाद अमेरिका के दौरे पर पीएम मोदी। जल्दी से ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिएगा, उसके बाद फिर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। फ्रांस के बाद अमेरिका में पीएम मोदी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ होगी मुलाकात। टैरिफ वॉर के बीच अहम मुलाकात। भारत को भी चेता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर। चाबहार को लेकर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हो चुके हैं। भारत से व्यापार घाटा कम करना चाहेंगे ट्रंप। डिफेंस डील को लेकर बना सकते हैं प्रेशर। खासकर F-35 या F-21 को लेकर कोई डील संभव हो सकती है। F-35 इस वक्त एरो शो इंडिया में मौजूद है। इंडिया फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। मेक इन इंडिया और इंडिया अमेरिका, मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। दो जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप। जय हिंद। थैंक यू सर। चर्चा की शुरुआत ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर आपके साथ करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अमेरिका के दौरे पर निकलेंगे और 2 दिवसीय उनका अमेरिका का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ये दौरा उस वक्त हो रहा है जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ रखा है और भारत को भी उन्होंने चेतावनी दी है। साथ ही साथ चाबहार तक तो पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दी हैं। इस बीच ये जो दौरा है अमेरिका का, जो पीएम का होगा, इसके क्या मायने हैं सर, और कौन सी वो डिफेंस डील है जिसके ऊपर देवनाथ सर की नजर रहेगी? थैंक यू राजेश। मोदी जी का जो अमेरिका विजिट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, अमेरिका से अमेरिका के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। अभी तक उनको पेंटागन ने ब्रीफ कर दिया होगा, अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने भी ब्रीफ कर दिया होगा, CIA ने तो डेफिनेटली ब्रीफ कर दिया होगा कि सर आपके पास यूरोप तो आपके जेब में है, नेटो भी आपकी गोद में बैठा हुआ है, लेकिन भारत आपको चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की शुरुआती ओपनिंग राउंड में ही उन्होंने कोशिश ही करनी है कि मोदी जी को और मजबूती से
भारत को और मजबूती से अमेरिका की तरफ खींचा जाए। क्या ये चीन के विरुद्ध होगा? चीन के विरुद्ध ना भी हो, लेकिन चीन के कंपटीशन में तो होगा ही। अमेरिका की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि भारत को थोड़ा आस्ते आस्ते रूस से दूर खींचा जाए। तो इस जी तरह का भी एक कोशिश होगा कि अमेरिका चाहेगा कि मोदी जी वहां पर कुछ इस तरह का आश्वासन दे दें पर्दे के पीछे कि अमेरिका को चिंता की बात नहीं है, भारत रूस के बहुत नजीक नजदीक भविष्य में नहीं जाएगा। हाँ राजेश, अब छोटी मोटी चीजें भी इसके साथ हैं। टैरिफ का मुद्दा आपने छेड़ ही दिया है। डोनाल्ड ट्रंप राइट लेफ्ट सेंटर, दुश्मन तो दुश्मन, मित्रों पर भी टैरिफ लगा रहे हैं। उन्होंने दुनिया के सब देशों से स्टील के आयात पर 25% टैरिफ लगा दिया है, यूरोप से भी। उन्होंने कनाडा, जो कि प्रैक्टिकली अमेरिका का जी बहुत ही प्रगाढ़ मित्र है, उस पर भी टैरिफ लगा दिए हैं। तो दुनिया हक्की बक्की है। लेकिन हाँ, शुरू अच्छी बात यह है कि अब हम मोदी जी के विजिट के पहले ही हमने अमेरिका के कुछ जो आयात करते हैं उन पर मशीनें हों, दवाइयां हों, केमिकल्स हों, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, जो कि हम अमेरिका से आयात करते हैं, हमने उस पर आयात शुल्क थोड़ा कम कर दिया है। तो मोदी जी के लिए थोड़ा सा मिठास का माहौल तैयार किया हुआ है। हाँ, बहुत ठीक है सर, बड़ी लेकिन चिंता एज ए डिफेंस स्पोक्स पर्सन मेरी है कि मैं डिफेंस पे आता हूं अमेरिका सर, मैं जो डिफेंस है पे अब आता हूं। भारत को छोड़ेगा नहीं। ठीक है देवनाथ सर, डिफेंस पे आता हूं। मैं एक छोटी सी टिप्पणी डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने से भी ले लेता हूं, उसके बाद मैं लौट कर आता हूं आपके पास। डॉक्टर ब्रह्मदीप, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ रखा है, अप्रवासियों को हाथ में हथकड़ियां पैरों में जंजीरें बांध कर वो अलग अलग दुनिया के देशों में भेज रहे हैं, भारतीयों को भी भेज चुके हैं, उस बीच प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका का दौरा और डोनाल्ड ट्रंप के बदले हुए तेवर और क्लेवर, क्या क्या अहमियत इस मुलाकात की होने वाली है सर? राजेश जी देखिए, जो व्यापारी है या जो सौदेबाज है और कोई राजनेता इस स्तर पर उतारू हो जाए तो उससे दोस्ती की उम्मीद नहीं की जा सकती। और जिस प्रकार से भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजा गया है, तो उससे ट्रंप ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उनको अपने व्यापारिक हित वैसे ही चाहिए जिससे वो दुनिया से अपेक्षा करते हैं। तो मोदी जी की ये जो यात्रा है, यह पिछली यात्राओं के अपेक्षा ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भारत की एक कोशिश है। देखिए, भारत की कोशिश थी कि भारत ने मना नहीं किया था। अप्रवासियों को भारत, अवैध अप्रवासियों को भारत लाना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद ये अपेक्षा नहीं थी कि ट्रंप ऐसा कदम उठाएंगे। ट्रंप ने कदम उठाया। तो ट्रंप एक बहुत ही अविश्वसनीय राजनेता है। उनको भारत का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि जो हिंद प्रशांत नीति है, वो भारत के बिना कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन ट्रंप उसके बावजूद सामरिक हितों से ज्यादा आर्थिक हितों पर ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि आर्थिक प्रतिबद्धताओं को ध्यान देंगे तो सामरिक प्रतिबद्धताएं समाप्त हो जाएगी, और सामरिक जी प्रतिबद्धताएं समाप्त हो जाएगी तो भारत का जो महत्व है वो अमेरिका के लिए घट जाएगा। अब ट्रंप क्या चाहते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, और ट्रंप की नीतियां जो है वो पूर्व अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष से इस प्रकार से अलग है कि अमेरिका की जो समस्या है वो विश्व की समस्या समझी जाती थी। अमेरिका की समस्या तो विश्व की समस्या, और इसीलिए जी विश्व की समस्याओं पर अमेरिका भागीदार बनता है, आर्थिक मदद देता है। लेकिन ट्रंप जो है वो न तो विश्व की समस्याओं पर ध्यान देना चाहते, न कि अमेरिका की सामरिक समस्याओं पर ध्यान देना चाहते। तो ऐसे में मोदी जी से क्या उनकी बातें होगी, किन समझौतों पर भारत और अमेरिका संतुष्ट होंगे, और ट्रंप जैसे सौदेबाज राष्ट्राध्यक्ष को कैसे संतुष्ट किया जाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन उसके बावजूद मोदी जी जो है वो एक दुनिया के बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता है, आत्मविश्वास से भरे हैं, एक मजबूत सरकार है। तो ये जो चीजें होती है किसी नेता का आत्मविश्वास बढ़ाती है, और मुझे लगता है कि अमेरिका का दौरा अन्य दौरों के जैसा ही उनका खास होने वाला है, और इसमें बहुत सारी डील संभव हो सकेगी। राजेश जी। ठीक है सर। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, अब मैं डिफेंस पॉइंट से आपसे चीजों को समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि चर्चाएं लगातार इस बात की हैं कि डोनाल्ड ट्रंप F-35 को लेकर प्रेशर बना सकते हैं कि भारत हमसे F-35 खरीदे, 1 या 2 से 3 स्क्वाड्रन खरीदे। आज खबरें ऐसी भी आ रही है कि F-21 को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं कि ठीक है, आपने इतना महंगा
स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं लेना है तो कम से कम F-21 तो हमसे खरीद लीजिए, क्योंकि 114 का तो आपने टेंडर जारी किया हुआ है। आप फ्रांस की तरफ मत जाइए, आप रूस की तरफ मत जाइए, आप ब्रिटेन की तरफ मत देखिए, आप सिर्फ हमारी तरफ देखिए और ये हमसे हथियार लीजिए और व्यापार घाटा कम करिए और हम आपको हर तरह से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। क्या वाकई में इस प्रकार का कोई प्रेशर बनता हुआ आप देख रहे हैं अमेरिका में? राजेश, मैं आपको अपने दिल की बात कहता हूं। ये जो विजिट है मोदी जी का अमेरिका में, बाकी सारी चीजें गौण हैं, बाकी सारी चीजें छोटी छोटी हैं, और तो और टैरिफ की बात भी बहुत छोटी है। मोदी जी को इस वक्त सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना है, और डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने का एक ही तरीका है कि वह मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को हिंट दे दे कि हम अमेरिका से एक फाइटर विमान खरीद लेंगे, कोई सा भी। अमेरिका हमें F-15, F-18, एक ड्राइंग बोर्ड पे है F-21, वो ऑफर कर रहा है। F-21 अमेरिका बोल रहा है कि F-16 का इंप्रूव्ड वर्जन होगा, लेटेस्ट वर्जन होगा। और उन्होंने जो स्टेल्थ फाइटर बनाया हुआ ना F-22, उसी का जी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट, उसी का रेडार और उसी का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW सूट है वो लगा देंगे। अमेरिका बहुत इंटरेस्टेड है कि हम F-21 ले लें। F-35 के बारे में शायद अभी तक अमेरिका ने ज्यादा हम पर दबाव नहीं डाला, क्योंकि आ, देखिए, अमेरिका ने F-35 तुर्की को भी नहीं दिया अभी तक, नेटो का मित्र देश है। भारत को जब S-400 मिला था तो अमेरिका काफी चिंतित था। अमेरिका ने भारत पर काटसा लगाने की कोशिश की थी, लेकिन हुआ नहीं उस वक्त। अभी भी अमेरिका को चिंता है, पेंटागन को चिंता है कि अगर उन्होंने हमें F-35 दे दिया तो हमारी एयरफोर्स उसको जब दाएं बाएं उड़ाएगी। जी तो S-400 भी हमारे पास है। हमारे S-400 के जो रेडार कंट्रोलर हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, वो S-400 के रेडार से, सर्विलेंस रेडार से, या S-400 के मिसाइल गाइडेंस रेडार से F-35 का कुछ काट निकाल लेंगे कि हाँ, दाएं से दिख जाता है, बाएं से दिख जाता है, साइड लोब से दिख जाता है, L बैंड में चेंज करो, S बैंड में चेंज करो, X KU या K बैंड में दिख लेकिन ये जाता है। चीजें तो अभी भी हो रही सामने होंगी से सर, नहीं है तो क्योंकि साइड से सर दिख जाता है। देवनाथ सर मैं जो पॉइंट्स आपसे समझना चाहता हूँ, 2023 में जब एरो शो हुआ था उस वक्त ही F-35 आया था और अभी भी F-35 आया है और S-400 हमारे साथ मौजूद है। तो लोअर बैंड, हाई बैंड, मीडियम बैंड तो ये अभी भी चल रहा होगा। क्या अभी अमेरिका को ये खतरा नहीं होगा? हाँ राजेश, अभी जब F-35 इंडिया में आता है तो वो अपने जितने ट्रांसमीटर हैं, जितनी भी रेडियो इक्विपमेंट हैं, रेडार सिग्नल है, सबको ऑफ करके आते हैं। ओके सिर्फ वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है उसको ऑफ करके रखते हैं जब वो इंडिया के अंदर आते हैं। दूसरी बात, हमारे रेडार कंट्रोलर्स को दिख जाने के लिए वो एक आर्टिफिशियल प्रेस टू ट्रांसमिट, फ्रेंड और फो, IFF ऑन कर लेते हैं। यानी ये एक स्पेशल ट्रांसमिशन करता है ताकि भारत के रेडार कंट्रोलर्स को दिख जाए। और इसके अलावा बाकी जितनी चीजें हैं उसकी, एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम्स, अपनी एयर टू एयर रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट, सबको ऑफ रखते हैं ओके ताकि हम उसकी फ्रीक्वेंसी को ना देख लें, फ्रीक्वेंसी को ट्यून ना कर लें। हर फ्रीक्वेंसी पर आपको मालूम है बेसिक सिग्नल होता है, उसके बेसिक सिग्नल के ऊपर कोडेड लैंग्वेज को लोड किया जाता है ताकि हम इन सब चीजों को मॉनिटर ना कर लें, रिकॉर्ड ना कर लें, बाद में एनालाइज ना कर लें। तो जब F-35 अमेरिका इंडिया में भेजता है तो वो बस एक ठंडे शांत डब्बे की तरह से आता है, लैंड करता है, थोड़ा बहुत फ्लाइंग करता है, एरोबेटिक्स दिखाता है, और जाते वक्त एक ठंडे, बाइक ठंडे में ना, मतलब कोल्ड कोल्ड रेडियो सोर्स बन जाता है वो। जी यानी हम अगर वहां पर रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा भी दें एयरफोर्स स्टेशन येलंकला में या बेंगलुरु में, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अपने यंत्रों को, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को एज पर ब्रीफिंग ऑन नहीं करता है। ये उनकी खास जी जी ब्रीफिंग होती है। जी राजेश। ठीक है सर। लेकिन चलिए मैं डॉक्टर भवनदीप अलूने आपके पास आऊंगा। क्या ये यात्रा उस वक्त भी हो रही है जिस वक्त भारत का जोर इस वक्त मेक इन इंडिया पे है?
आत्मनिर्भर भारत पे पूरा जोर है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ अमेरिका के लिए हो। तो क्या इसकी भी आपस में एक टकराव देखने को मिलेगा? देखिए राजेश जी, बिल्कुल मिले। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि भारत जो है वो अमेरिका से रक्षा उद्योग की डील तो करना चाहता है, लेकिन भारत जो है वो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण चाहता है, जिसके मामले में अभी सर भी ग्रुप कैप्टन सर हमारे बता रहे थे। लेकिन अमेरिका प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करना नहीं चाहता। तो यदि अमेरिका प्रौद्योगिकी हस्तांतरित नहीं करेगा तो फिर हम आत्मनिर्भर कैसे होंगे? और भारत ये कहता है कि यदि आत्मनिर्भरता हमको नहीं मिलेगी तो फिर हम पर उन पर डिपेंड हो जाएंगे। तो अमेरिका यदि हथियार बेचता है तो अमेरिका तो अपने उद्देश्य में सफल है। भारत हथियार खरीदता है तो भारत को रक्षा क्षेत्र में समृद्धि मिलेगी, लेकिन भारत का मेक इन इंडिया अभियान पूरा नहीं हो सकता। रूस और अमेरिका में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि रूस भारत के साथ मिलकर हथियार बनाता है, रूस भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कर देता है, रूस किसी स्तर तक जाकर भारत की सामरिक मदद करता है, लेकिन अमेरिका सिर्फ भारत को ग्राहक बना के रखना चाहता है। तो जब से मोदी ओके। सरकार आई है तो उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है कि किसी भी राष्ट्र से जो डील होगी उस डील में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और यदि हम अमेरिका से हथियार खरीदते हैं, अमेरिका से विमान खरीदते हैं, लेकिन हम यदि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नहीं करवा पाते, तो फिर समझ लीजिए जी। कि मेक इन इंडिया जो अभियान है उसको कोई मदद नहीं मिल सकती। तो ये बहुत बड़ी चीज है राजेश जी कि अमेरिका को इस बात के लिए तैयार कर ले। पहले अमेरिका कभी तैयार हुआ नहीं, अभी होगा, भविष्य में होगा। इसको कैसे तैयार किया जाएगा? और जो ट्रंप जैसा सौदेबाज इंसान जो इस बात को जानता है कि यदि भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कर दिया तो भारत जो है यहाँ पर नए हथियारों का निर्माण कर लेगा, जिसके बारे में अपने ग्रुप कैप्टन सर बता रहे हैं। तो जी। ऐसे में मोदी जी और ट्रंप के बीच क्या समझौता होता है? क्या भारत अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा? यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। ठीक है। लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, एक पॉइंट और जो मैं आपसे समझना चाहूंगा इस खबर से जुड़ा हुआ कि 404 414 G414 इंजन को लेकर कितनी संभावनाएं हैं कि ये मुद्दा उठेगा। बाइडेन प्रशासन तो 5 साल तक लटकाता रहा, एक उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो टीओटी के लिए तैयार होंगे, इंजन भारत को मिलेंगे, तेजस उड़ पाएगा, एएमसीए में जान आ पाएगी। कितनी उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप से हम कर सकते हैं सर? और दूसरा MQ-9 रीपर ड्रोन, वो भी एक बड़ी अहम डील थी, उसको भी बाइडेन प्रशासन ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है, उसको लेकर भी कुछ बातचीत हो सकती है सब? राजेश, जहां तक MQ-9 की बात है वो तो आएगा। जी। 31 आएंगे, ज्यादा भी आ सकते हैं। इसमें डिले हो रहा है क्योंकि उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि रिपेयर कौन करेगा, मेंटेनेंस कौन करेगा, इंजीनियरिंग सपोर्ट कौन देगा, जब वो खराब हो जाएगा तो उसके टूल्स, टेस्टर्स, कैलिब्रेशन इक्विपमेंट अमेरिकन कंपनी इंडिया में आके करेगी या इंडिया में ही कोई प्राइवेट कंपनी होगी, नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, जो कि करेगी। हाँ, ओके। दूसरी चीज है कि जब MQ-9 हमें मिलेगा तो वो स्केल डाउन वर्जन है, ये समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो ओके। हमें अटैक वर्जन दे रहे हैं। हमें जो वर्जन मिल रहा है फिलहाल वो सिर्फ रिकनेसेंस करने के लायक है, यानी फोटो लेगा, वीडियो लेगा, दुश्मन की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसको मॉनिटर कर पाएगा। लेकिन हमें अटैक वाला वर्जन, जिससे कि हम दुश्मन पर लेजर गाइडेड रॉकेट मिसाइल या बॉम्ब गिरा सकें, वो वर्जन फिलहाल नहीं जी। मिल रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता फिलहाल मोदी जी जो गए हैं, वो तेजस प्रोजेक्ट बुरी तरह से फंस गया है। अमेरिका ने हमारी सांस रोक ली है। मैं और ओके। भी गंभीर शब्द का इस्तेमाल कर सकता था। तेजस का जो इंजन है अमेरिका F414 दे नहीं रहा है, येन केन प्रकारेण कुछ कुछ बहाना बताकर। अब हो ये रहा है कि तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 भविष्य में जो है पूरा का पूरा इस जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन पर निर्भर है। भारत चाहता है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाए, जैसा कि डॉक्टर ब्रह्मदीप ने कहा,
ट्रांसफर ऑफ जी टेक्नोलॉजी, अमेरिका कह रहा है यार हम 60% आपको सिखा देंगे, इंडिया चाहता है 80% सिखा दे। तो दर्शकों की सुविधा के लिए मैं बता देता हूं इसका क्या मतलब है। देखिए जैसे कार होता है, हम भारत में कार बनाने लग जाएं लेकिन उसका इंजन विदेश से लाना पड़े तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो जी हम क्या बोलते हैं, नहीं, कार का जो इंजन है वो भी भारत में बनना चाहिए। तो अमेरिका क्या करेगा, हमें इंजन बनाने की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो देना चाहता है, लेकिन ऐसे बोल रहा है हम उसको इंजन में जो कार्बोरेटर है वो नहीं देंगे, इंजन का जो स्पार्क प्लग है वो नहीं देंगे, इंजन का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कैसे बनाना है वो नहीं देंगे। ठीक तो है। अमेरिका बोल रहा है कि 60% इंजन ले लो, बनाना सिखा देंगे, बाकी 40% अमेरिका अपने पास रखेगा। तो क्या होगा कि जब भी अमेरिका चाहेगा डिस्ट्रीब्यूटर की सप्लाई रोक देगा, ऐसा वो कर सकते हैं। जब भी अमेरिका चाहेगा उसका स्पार्क प्लग की सप्लाई देना बंद कर देगा, ऐसा वो भविष्य में कर सकते हैं। जिस दिन भी अमेरिका को दरकार पड़ेगी कि भारत को थोड़ा, जैसे चाबहार में उन्होंने कर दिया है, जी जिस दिन भी अमेरिका चाहेगा कि भारत को थोड़ा सावधान, एएमसीए प्रोजेक्ट के खिलाफ है अमेरिका, मैं आपको बता देता हूं। अमेरिका ओके ने हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हिंट दे दिया है कि वो एएमसीए प्रोजेक्ट के खिलाफ में है। इसके पॉलिटिकल रीजन है, टेक्निकल रीजन है, इकोनॉमिक रीजन है, इंडस्ट्रियल रीजन है। तो एएमसीए में भी हम लोग F414 इंजन लगाने का प्लान कर रहे हैं, शायद दो दो फिट करेंगे। तो अमेरिका ओके हमेशा चाहता है कि चाबी अमेरिका के हाथ में हो। ऐसी वाली प्रॉब्लम हमें रशिया से कभी नहीं आई। रशिया ने हमें हथियार दिए, उसके बाद पीछे से कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं दिया कि ऐसे करो वैसे करो। रशिया ने हमें हथियार की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दी, चाहे वो मेडक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बीएमपी बनाना हो, चाहे इंडिया में ही मिग-21 फाइटर विमान बनाना हो, रशिया ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की। ब्रह्मोस मिसाइल पूरा का पूरा रशिया ने ही हमें बताया किस तरह से बनाना है। उसके बाद रशिया ने हमारे ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर या इकोनॉमिक प्रेशर नहीं डाला कि ऐसे करो वैसे करो। अमेरिका करेगा, पक्का करेगा। डोनाल्ड ट्रंप तो पक्का करेंगे। अपने 4 साल में ही आप देखना, वो तेजस का जो इंजन है ना, GF414, उसकी स्पार्क प्लग घुमा देंगे। जी राजेश। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की होने वाली है इस मुलाकात का भारत को भी इंतजार है और पूरी दुनिया को भी इंतजार है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने आपके पास आएंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। इजरायली पीएम नेतन्याहू की हमास को चेतावनी। हमास शनिवार तक बंधकों को रिहा करे, नेतन्याहू बोले, नहीं तो सीज फायर खत्म और जंग शुरू होगी। नेतन्याहू सैनिकों को तैयार रहने का आदेश भी दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली पीएम नेतन्याहू की हमास को चेतावनी। हमास शनिवार तक बंधकों को रिहा करे, नेतन्याहू बोले, नहीं तो सीज फायर खत्म और जंग शुरू होगी। नेतन्याहू का बड़ा बयान। इजरायली पीएम नेतन्याहू की हमास को चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर, हमास शनिवार तक बंधकों को रिहा करे, नेतन्याहू बोले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हमास को नेतन्याहू की बड़ी चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद नेतन्याहू ने भी हमास को चेतावनी दी है और सीधे तौर पे कहा है कि शनिवार तक बंधकों को रिहा किया जाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। क्योंकि फिर एक दूसरा चरण जो है ऑपरेशन का वो शुरू हो सकता है और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका भी इस बार सख्ती से हमास के खिलाफ मैदान में उतर सकता है। ट्रंप के बाद नेतन्याहू की चेतावनी, शनिवार तक बंधकों को रिहा करो, नहीं तो सीज फायर खत्म, जंग शुरू होगी। आईडीएफ को जंग के लिए तैयार किया गया। हमास के पास अभी भी 78 बंधक मौजूद हैं, जिनमें से जिंदा 44 और मृत 34 बंधक मौजूद। नेतन्याहू को मिला अमेरिका का साथ, लेकिन इसी बीच जॉर्डन ने भी डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखाई है। जल्दी से नेक्स्ट ग्राफिक्स। ट्रंप को जॉर्डन का झटका, ट्रंप से मिले। ट्रंप के गाजा प्लान पर जॉर्डन के किंग ने ऐतराज जताया है, फिलिस्तीनियों को बसाने से इनकार किया। हालांकि उन्होंने कहा कि 2000 बच्चे जो कि बीमार हैं उनको रखने के लिए जॉर्डन तैयार है। इजिप्ट और जॉर्डन में बसाने का डोनाल्ड ट्रंप का प्लान था फिलिस्तीनियों को, और गजा में वो एक रिजॉर्ट सिटी बनाना चाहते थे, लेकिन
फिलहाल अरब देश जो हैं काफी नाराज हैं और जॉर्डन ने उससे इनकार भी कर दिया है। तो सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से फिलिस्तीनियों के लिए इजिप्ट और जॉर्डन में बसाने की बातचीत चल रही थी, उसी बीच फिर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि शनिवार तक आप जो बंधक हैं उनको रिहा करो। अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि शनिवार तक बंधकों को रिहाई करो, नहीं तो जंग फिर शुरू हो जाएगी, सीज फायर खत्म हो जाएगा। किस प्रकार से इस गजा में जो अब अपडेट हो रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, उसको देख रहे हैं आप सब? राजीव जी, देखिए, जो हमास है और जो नेतन्याहू है, इवन इजराइल है, दोनों के बीच बहुत गहरी नफरत है, गहरा अविश्वास है। और ये डील कब तब से हुई है, जब से यह वैश्विक समुदाय यही सोच रहा है कि ये सफल होगी भी या नहीं होगी, और होगी भी तो कैसे होगी। अब इसमें दोनों ओर गलतियां नजर आ रही है। दरअसल गजा में शांति तो है, लेकिन गजा को चारों ओर से आईडीएफ ने घेर रखा है। दूसरी तरफ यह भी है कि हमास जिन बंधकों को छोड़ रहा है तो उसका प्रदर्शन कर रहा है। अपने हमास के जो मारे गए नेता, उनके घर के सामने ले जाकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे इजराइल में गुस्सा है। अब नेतन्याहू जो है वो दक्षिण पंथियों से घिरे हुए हैं। दक्षिणपंथी सरकार कहती है कि हमने हमास के आगे हाथ टेक दिए। बात भी सही है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद पिछले 1.5 सालों में नेतन्याहू जो है वो हमास को खत्म नहीं कर पाया, जबकि जो गजा का इलाका है बहुत बड़ा इलाका नहीं है। दूसरी तरफ यह है कि दूसरी तरफ वो लोग भी जो चाहते हैं कि बंधकों को छोड़ दे। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा पागलपन नजर आता है, वो नजर आता है ट्रंप का। ट्रंप कहते हैं कि हम हमास को खत्म कर देंगे। अब हमास को खत्म करने का मतलब है कि गजा को खत्म कर देना। अब आप देखिएगा कि अविश्वास इतना है, नफरत इतनी है कि जो लोग जिनके परिजन मारे गए हैं, वो जब अपने घर लौट रहे हैं तो भी उनके छोटे-छोटे बच्चों में लड़ाई का जज्बा दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि हमास नहीं, गजा का जो हर व्यक्ति वो इज़राइल से गहरी नफरत करता है और वो मरने के लिए आमादा है। अब ट्रंप किसको नेस्तनाबूद करेंगे? गजा में तो सब कुछ नेस्तनाबूद हो गया। 23 लाख में से लाखों लोग, करीब 20 लाख लोग तो चले गए, घर सारे नष्ट हो गए। बात यह है कि ट्रंप के आने के बाद कूटनीतिक तरीके से दबाव बनाए जाने की जरूरत होती है, क्योंकि कूटनीति की दुनिया में जो लड़ाई होती है वो आखिरी विकल्प होता है। उस विकल्प को चुनना नेतन्याहू की मजबूरी थी, जो उन्होंने चुना। लेकिन ट्रंप के सामने लड़ाई करने का आखिरी विकल्प कैसे हो सकता है, जबकि वो अभी सत्ता में आए। दूसरी बात यह भी है कि जो ट्रंप है वो सब कुछ सौदेबाजी से हासिल करना चाहते हैं। वो जॉर्डन को धमका रहे हैं, मिस्र को धमका रहे हैं। क्या जॉर्डन और मिस्र के बिना मध्य पूर्व में अमेरिका खुद की कल्पना कर सकता है? और अमेरिका मध्य पूर्व में इसलिए ताकतवर है क्योंकि मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब जैसे दोस्त है। और ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका यहाँ की जरूरत है। यदि अमेरिका यहाँ से हट गया तो रूस और चीन तो इवन दूसरे दिन उसका स्थान ले लेगा। तो ट्रंप जो है, जो तुगलकी अंदाज में दावे कर रहे हैं हमास को खत्म करने के, वो व्यवहारिक स्तर पर इसलिए सही नहीं हो सकता क्योंकि मोसाद पड़ोस में रहकर भी हमास को नष्ट नहीं कर पाया। तो यहाँ पर ट्रंप कूटनीतिक भूल कर रहे हैं। उनको मध्यस्थता के जरिए इस समस्या का समाधान करना था, क्योंकि इस्लामिक दुनिया जो है वो उनके साथ खड़ी है, क्योंकि इस दुनिया को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है और अमेरिका इस्लामिक दुनिया के साथ रहती है। तो आप इस्लामिक दुनिया का उपयोग करके आप ईरान को धमकाते, वो समझ में आता है। आप हिजबुल्लाह पर रोक लगाते, वो समझ में आता है। लेकिन जब आप हमास की बात करते हैं तो फिलिस्तीन में रहने वाले शिया नहीं है, फिलिस्तीन में रहने वाले सुन्नी है। और बिना सुन्नियों के इस्लामिक दुनिया पर अमेरिका राज कैसे कर सकता है? तो यहाँ पर ट्रंप के आने के बाद जो धमकाने का अंदाज शुरू हुआ है, आप किसी देश की वैधानिक व्यवस्था को तो धमका सकते हैं, लेकिन आप आतंकी संगठन को नहीं धमका सकते, जो कि सब कुछ खत्म कर भी खड़ा हो गया है और बदला लेने के लिए आमादा है। तो राजेश जी, यहाँ पर अविश्वास की और फिलिस्तीन यदि बढ़ता है तो एक नया महायुद्ध शुरू हो सकता है। और इसमें यदि एक रूस जैसा खिलाड़ी आ गया, हिजबुल्लाह के साथ खड़ा हो गया, तो फिर ये गेम चेंजर हो सकता है। इस मामले में वैश्विक समुदाय को देखने की जरूरत है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने के पास था मैं, लेकिन अब देवनाथ सर मैं आपके पास आता हूं। देवनाथ सर, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में
चल क्या रहा है वो गजा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उससे मलबा हटाने में ही कम से कम 15 साल लगेंगे, वो भी उस स्तर पे जब 24 घंटे लगातार काम चलता रहेगा। इतना मलबा वहां पर हो गया है। लेकिन अब वहां पे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई ये तो आप छोड़ दो, इसको खाली कर दो, आप जाकर जॉर्डन में बस जाओ, कुछ इजिप्ट में बस जाओ, कुछ लेबनान में चले जाओ, और यहाँ पर मैं रिजॉर्ट सिटी बनाऊंगा। और जब देखते हैं हम कि वहां से इनकार होता है, मिडिल ईस्ट के कंट्री नाराजगी जताते हैं, तो फिर वो हमास को धमकाना शुरू कर देते हैं कि भाई शनिवार तक आप बंदूकों को छोड़िए, नहीं तो जंग फिर शुरू हो जाएगी। तो कुछ तो है सर जो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत में सहमति बनी है, जब हाल ही में अमेरिका में मुलाकात हुई थी सर। राजेश, डोनाल्ड ट्रंप तो असल में रियल एस्टेट डेवलपर हैं। जमीन खरीदो, जमीन भेजो, और मल्टी स्टोरेड ओके। होटल बनाओ, बेचो, ये उनका कारोबार है। तो उनको सभी जगह सिर्फ रिजॉर्ट नजर आते हैं, रिवेरिया नजर आते हैं। अगर समुंदर है तो सी बीच के पास 7 स्टार होटल बनाना उनकी खून में है। तो जब वो बोलते हैं कि गजा को खाली करवा देंगे, 23 लाख वहां के जो अरब लोग हैं उनको, फिलिस्तीन के लोगों को जॉर्डन भेज देंगे, मिस्र भेज देंगे, सऊदी भेज देंगे, तो ये उनका रियल स्टेट माइंड काम कर रहा है। ये रूल बेस्ड वर्ल्ड में संभव नहीं है। जो अंतरराष्ट्रीय कानून है, जेनेवा कन्वेंशन है, रिफ्यूजीज के जो अलग अलग नियम हैं, उसके अनुसार ये होता नहीं है। पहली चीज तो रिफ्यूजी को आपको हमेशा वहीं एकोमोडेट करना पड़ता है जहां उसके पुश्तैन, दादा परदादा, नाना नानी रहे थे। कोई भी जी रिफ्यूजी अगर अपनी जगह खाली करता है तो अपनी मर्जी से ही खाली करता है। फिर दूसरी चीज है कि लेने के लिए भी तो कोई राजी हो। क्या सऊदी में एमबीएस मोहम्मद बिन सत्तार रेडी है? नहीं है। मोहम्मद बिन सलाल ने कह दिया है कि कोई चांस ही नहीं है। अलसीसी तो गुस्सा ही हो गया। अलसीसी ने तो आज स्टेटमेंट दे दिया, उनके प्रवक्ता ने, कि अगर डोनाल्ड जी। ट्रंप इसी तरह से गजा को खाली करवाने की बात करेंगे और उनको मिस्र के सेनाई में सेटल कराने की कोशिश करेंगे, तो अलसीसी तो कभी, उन्होंने बोल दिया, मैं कभी अमेरिका जाऊंगा ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलूंगा ही नहीं। अब ये भोले भाले हैं कि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला टू, वो बेचारे पिछले 2 दिन से डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के शरबत पी रहे हैं। तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, कितने पावरलेस, मतलब उनके चेहरे पर कमजोरी नजर आ रही है किंग अब्दुल्ला टू के। लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, वो किसी भी फिलिस्तीन के रेफ्यूजी को अपने यहाँ नहीं आने देंगे। देखिए, 1967 में जब वेस्ट बैंक ट्रांस जॉर्डन कहलाता था, जॉर्डन का ही हिस्सा था, 1967 में जब इसराइल ने ओके। जबरदस्ती वहां दाखिल कर लिया और भगा दिया, तो 2 मिलियन तो तभी फिलिस्तीन के लोग रिफ्यूजी बन के वेस्ट बैंक से चले गए थे जॉर्डन में। और उनको जॉर्डन आज तक झेल रहा है। वो वहां पर क्या करेंगे? मैं आपको राजेश मोटा मोटा एग्जांपल देता हूँ। 1971 जी में भारत इतना विशाल देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, पॉपुलेशन, रिसोर्सेज। 71 में 10 लाख बांग्लादेशी इंडिया में आ गए थे, हमारे पसीने छूट गए थे हर तरह से। तो यहाँ बात हो रही है 20 लाख, 23 लाख रिफ्यूजीज को सेटल कराने की दूसरे देश में। दिक्कत ये आ रही है कि नेतन्याहू शायद जानते हैं कि ऐसा होगा नहीं। हाँ, साइकोलॉजिकल दबाव के लिए उन्होंने बोल दिया है शनिवार। क्यों, मैं बताता हूं। ताकि वो चाहते हैं अभी फेज 2 का जो सीज फायर का जो फेज 2 का बातचीत चल रहा है कतार में, मिस्र में, काहिरा में, जी। वहां पे हमास के जो लीडरान हैं वो थोड़ा प्रेशर में रहें, और फेज 2 में ज्यादा से ज्यादा बंधकों को, जैसे आप बता रहे हैं 44 अभी भी जिंदा हैं, उनको छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। जी समय है राजेश, अभी तो 6 हफ्ते, 42 दिन का समय दिया था ना, वो तो 19 जनवरी से चालू हुआ है। तो ये 42 दिन जो है अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से, इसराइल की खुद की कमिटमेंट के हिसाब से, मार्च के पहले हफ्ते तक है जब उन्होंने ये 33 बंधकों को वापस करना है। उसके बाद फेज 2 आराम से होगा, जिसमें कि बाकी 44 जिंदा लोगों को छोड़ दिया जाएगा आस्ते आस्ते। ये डोनाल्ड ट्रंप सब धमकी दे रहे हैं दबाव बढ़ाने के लिए, ताकि घुटने हमास के घुटने थोड़े कमजोर हो जाएं। जी।
चलिए इसको देखना होगा कि क्या वाकई में हमास घुटनों पर आता है या एक बार फिर से खड़ा होकर वो इजराइल अमेरिका के लिए चुनौती बनता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ और डॉक्टर ब्रह्मदीप अरुण ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से अपनी बात रखने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।